बहुत ज्यादा प्रश्नों को मैंने नहीं उठाया, 20-21 प्रश्नों को उठाया। इसी पर हम समझ जाएंगे कि कैसे प्रकृति है, प्रश्न कैसे यहां से पूछे जाते हैं और उन्हीं आधारों पर हमें क्या करना है, यहां पर कक्षाएं करनी है। क्लियर है? नोट्स कैसे बनाएंगे? तो मैंने बोला कि आपके सेक्शन में, चैटिंग सेक्शन में पीडीएफ जाएगा, है ना। जो आपका जो सेक्शन है जहां पर वीडियोज जाते हैं वहीं पर पीडीएफ भी जाएगा। डाउनलोड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि डाउनलोड होने के बाद से आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते क्या है कि डाउनलोड करके फोन में रख लेते हैं, खुद से नोट्स नहीं बनाते। इसलिए संस्थान के द्वारा डाउनलोड की ऑप्शन नहीं दी गई है। पीडीएफ को आप केवल देख पाएंगे और उस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग नोट्स बनाएंगे। ये तभी संभव होगा जब डाउनलोड ना हो, इसलिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन हमने हटा दिया है। आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, प्रॉपर अपने हाथों से नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए यहां पर पहला प्रश्न है। आज हम चर्चा करेंगे किस चीज की, प्रश्नों की प्रकृति की, कि बिहार में बीपीएससी के अंतर्गत बिहार राज्य से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसको चर्चा करने से पहले एक बात बता दूं, जो रात में 9 बजे वाली कक्षा है ना, वहां पर घर पे क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, इसलिए उसकी समय को हम चेंज कर रहे हैं और समय आज शाम तक फाइनल कर लूंगा, अनाउंस कर दूंगा। समय क्या होगा, हम डिजिटल बोर्ड पर करेंगे। जो उसकी क्वालिटी आप सभी को नहीं दिख पा रही है, डिजिटल बोर्ड पर हम क्या कर लेंगे कि वहां पर पिक्चर के माध्यम से भी मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो मैंने लिखा है हर एक चीज दिखेगा, है ना। तो इसलिए उसकी टाइमिंग में चेंज करूंगा। टाइमिंग शाम तक मैं बता दूंगा कि किस टाइमिंग में होगा। सुबह ही हम लेके आएंगे इसी कक्षा के आसपास, या तो पहले हो या फिर इसके बाद में हो। रात्रि में 9 बजे हम नहीं करेंगे। क्लियर? रात वाली पीडीएफ की बात करें तो रात वाली पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा। अब चलिए यहां पर जो हमारा मुख्य उद्देश्य है इसको हम चर्चा करते हैं। पेंसिल कहां गई मेरी? चलिए, प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं बीपीएससी में, उसकी प्रकृति को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। बख्तियार खिलजी का हमला कब हुआ था? तो जब तुर्कों का आक्रमण यहां पर हुआ। जब हम मध्यकाल प्रारंभ करते हैं तो मध्यकाल से पहले हम पढ़ते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों के बाद यहां पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसमें 2 नाम आपने मशहूर सुना होगा। पहला महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का सेनापति था, जो उसका जो विस्तार था पूर्वी वाले क्षेत्र यानी कि बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के द्वारा यहां पर पूर्वी अभियान जारी किया गया। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। और इस प्रश्न की बात करें तो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। ऑप्शन क्या है? तारीख ए हिंद से, तबकात ए नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारीख ई मुबारक शाही से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन खतरनाक है बीपीएससी के लिए, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ना पड़ता है। चलिए सभी लोग उत्तर बताइएगा। मेरे पास घटना चक्र है ना, जितने वर्षों के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं वो सारे मेरे पास है, इसी में से इस प्रश्नों को मैंने उठाया है। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा? सबके उत्तर आने चाहिए। चलिए सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ, तबकात ए नासिरी, है ना। तबकात ए नासिरी ये हमारा क्या है, सही उत्तर है। इसमें क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार विशेष से ये संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय यहां पर इसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है इसी के समय काल में। तो जब हम देखें समय काल, तो जब हम 750 के बाद की जो इतिहास होती है भारत की, अर्थात इसको हम मध्यकाल की श्रेणी में रखते हैं। और मध्यकाल को भी हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला पूर्व मध्यकाल यानी कि 750 से लेकर 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले का समय काल जो है उसे पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद के काल को हम मध्यकाल के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है हमारा पूर्व मध्य काल से संबंधित है। और पूर्व मध्य काल में हम 2 घटनाएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं विदेशी आक्रमण में 2 घटनाएं। पहला
अरबों का आक्रमण और दूसरा तुर्कों का आक्रमण। तो ये प्रश्न जो है तुर्कों के आक्रमण से संबंधित है। सबसे पहला आक्रमण यहां पर देखा जाए, सबसे बड़ा 17 बार आक्रमण किया जाता है महमूद गजनवी के द्वारा। मोहम्मद गोरी भी यहां पर कम नहीं था, दोनों के आक्रमण करने का उद्देश्य अलग अलग थे। महमूद गजनवी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो यहां से लूटपाट करना था, कि यहां से धनों को लूटपाट करें और अपने गजनी साम्राज्य का डेवलपमेंट करें। जबकि यहां पर मोहम्मद गोरी की बात करें तो इसका मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, और साम्राज्य के विस्तार के क्रम में इसी का सेनापति था मोहम्मद गोरी का बख्तियार खिलजी, जो भारत का जो ये वाला एरिया है हमारा पूर्वी वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा था। उसी क्रम में इसके द्वारा क्या किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न था और इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, तबकात ए नासिरी। क्लियर है ये बात, सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर चले। डिटेल में आज नहीं जाएंगे, हम प्रकृति देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इतिहास के देखेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था के शायद मैंने छोड़ रखा है, क्वेश्चन कैसे है एक दो बार मैं पढ़ दूंगा, मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर भूगोल हो गया, जनसांख्यिकी हो गया, करेंट अफेयर हो गया, इन सबसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते रहे उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। आंखें खोल लेनी है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मजा आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। पहला है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, दूसरा जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश, तीसरा ऑप्शन सी भले भत्ते की रोकथाम, चौथा यानी कि डी अधिकारियों की अक्षमता, और पांचवा ऑप्शन ही है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार स्पेशल में नहीं, भारत के इतिहास में होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बंगाल वाले क्षेत्र से संबंधित है और उस समय देखें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक ही प्रांत हुआ करते थे, तो इसलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए। ए, बी, डी, सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं डी के साथ। प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी पर क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। नहीं और नहीं, जो ये है ना नहीं शब्द, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, नहीं को हटा के हम उत्तर लगाते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। पूछ क्या रहा है, नहीं था, और नहीं होने में हम कारण क्या क्या थे, अगर इसके बारे में हम जान ले, इसके बारे में जान ले तो सारा उत्तर हम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। देखिएगा क्या है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, है ना। ये क्या था, इसकी वजह से भी जो लोग थे, है ना, लोग के साथ साथ जो यहां पर सिपाही थे, इनके मन में भी विद्रोह की भावना जागृत हुई, है ना। उसके बाद जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। यहां पर भारतीय सिपाहियों में देखा जाता है भारत के लोग समुद्री यात्रा करना अशुभ मानते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि सागर क्या है, समुद्र क्या है, एक भगवान है, और भगवान को हम देखें तो भगवान के ऊपर से जाना क्या है, पाप है। तो ये भी है, इसकी वजह से भी लोगों के मन में विद्रोह की भावना जागृत हुई। इनके भत्ते की भी रोकथाम देखने को मिली। एक ही यहां पर ऑप्शन डी है, जिसकी वजह से अधिकारियों की अक्षमता, इनके अधिकारियों में क्षमता थी, है ना, तो अक्षमता जो है ये विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न को शायद नहीं लेना चाहिए था जो पहले था, क्योंकि वो भारत के इतिहास में कवर हो जाता। अब देखिएगा, ये बताइए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश या फिर हरियाली का प्रदेश। 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, यानी कि बिहार राज्य है, इसका नाम बिहार क्यों पड़ा,
किसके आधार पर पढ़ा, यहां से प्रश्न पूछा गया है। और ये हमारी पहली क्लास जो इंट्रोडक्टरी होती है उसमें ये सारी डेटा आपको मिलेगा। चलिए सभी लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी लोग यहां पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं जो कि सही उत्तर है। देखिएगा बौद्ध मठ, है ना, यहां पर बहुत सारे शासकों के द्वारा जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को काटकर उसमें गुफाओं का निर्माण किया गया और उस गुफाओं को एक मठ के रूप में निर्मित कर दिया गया। जैसे बौद्ध भिक्षु थे, है ना, आजीवक संप्रदाय थे, तो इनसे संबंधित जो भिक्षु हुआ करते थे उनको रहने के लिए क्या किया गया, इन गुफाओं का निर्माण किया गया और रहने वाली उस गुफाओं को नाम क्या दिया गया, विहार। और बिहार में देखें तो ऐसे विहारों की संख्या अत्यधिक होने की वजह से बिहार का नाम, है ना, किस चीज से ये हो गया, विहार। विहार का मतलब हुआ रहने का स्थान, है ना। बोलने में क्या होता है, आपने देखा होगा बिहार में व को ब बोलते हैं या भ बोलते हैं, जैसे VAN वैन होता है, बिहार वाले क्या बोलते हैं, VAN वैन। ठीक है, तो यहां पर देखें तो इसी बिहार शब्द से धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया, बिहार। तो बिहार क्या है, बहुत सारे बौद्ध मठ है जो अलग अलग शासकों के द्वारा, जैसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अशोक के बारे में पढ़ेंगे, दशरथ के बारे में पढ़ेंगे जो नागार्जुनी का पहाड़ी है ना, उसके बाद बराबर की पहाड़ी है वहां पर निर्माण की जाती है, तो इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न कहां से था, वहीं से था। क्यों नाम पड़ा बिहार शब्द का मतलब क्या हुआ, तो जितने भी बौद्ध मठ थे उनको विहार कहा जाता था और इसी विहार से इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा बस हम प्रश्न देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार की हम बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा प्रारंभिक परीक्षा में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी डेटा आए उन डेटा पर ध्यान अच्छे से देना है। देखिए क्या पूछा गया है यहां पर, ठीक है, ये 2005 की प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आगे भी 2016 में भी आपको देखने को मिला है, 2015 में देखने को मिला है। तो देखिएगा डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा क्या है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। इनका देहांत कब हुआ, देखिए कहां से, कितने फैक्चुअल डेटा पूछ लिया, कहां से पूछ लिया, यहां ऑप्शन से, किससे, डायरेक्टली डेट से कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। इसका सही उत्तर क्या है, देखिए यहां पर बिहार के इतिहास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, है ना। ये एक जमींदार हुआ करते थे, है ना, कई किताबों में आपको राजा भी देखने को मिलेगा। तो ये एक जमींदार हुआ करते थे, है ना। देखा जाए तो एज में ये बहुत थे, है ना, बूढ़े प्रकार के थे, लेकिन फिर भी जवानों से भी जबरदस्त जोश था इनमें। इन्होंने क्या किया, बिहार में 1857 का क्रांति जो था इसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, इसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। और नेतृत्व करने के क्रम में अंग्रेजों से लड़ते हुए घायल हो गए और घायल होने के 2 दिन पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। ये सारा हम डिटेल में करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या है, देखा जाए तो कई किताबों में आपको 26 जून को देखने को मिलेगा, है ना, 26 जून को, सॉरी 26 अप्रैल को देखने को मिलेगा, 26 अप्रैल को। और यहां पर जो उत्तर माना गया है वो 9 मई 1858 को माना गया है, ठीक है। तो कई किताबों में ये चीज है, एक बार मैं इसको गवर्नमेंट के साइट पर देख लूंगा, है ना, जो चीज यहां पर कंफर्म होगी उसी को हम मानेंगे, है ना। उत्तर भी जो आयोग है वही मानती है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और बीपीएससी में आप पहले देखे होंगे कई सारे ऐसे प्रश्न आप उठा के देखेंगे जिसमें से क्या होता है, कई सारे प्रश्न होते हैं जिस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, वैसे प्रश्नों को हटा दिया जाता है। 2-4 प्रश्न वैसे हर साल देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखें 26 अप्रैल कई किताबों में देखने को मिलेगा और यहां पर जो उत्तर माना गया था वो 9 मई 1858 माना गया था। तो क्या सही है, हम क्लास में इसको फाइनल कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए
तो फैक्चुअल डेटा पर ज़्यादा ध्यान देना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और फैक्चुअल डेटा जब आपके पास हो जाएगा तो उत्तर में कैसे उसको सम्मिलित करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर हूँ, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। और देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है, देखिएगा 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी मजहरुल हक, डी कृष्ण सहाय, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर क्या होगा आप सभी लोग बताएं। इतने इजी प्रश्न पूछा जाता है, इतने इजी कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। कहां पर फोकस करना है, ये सारी चीजें हम टॉपिक के साथ ही करेंगे। जो भी टॉपिक करवाऊंगा वहीं पर बताऊंगा, इस पे ध्यान रखना है, इस पे नहीं रखना है, क्योंकि किताबों में सारी चीजें ऐसी नहीं होती जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। कुछ ही चीजें हैं जो पूछी जाती है, और यही कहलाता है स्मार्ट वर्क जो हम क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए सभी लोग यहां पर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, राजकुमार शुक्ल के साथ जा रहे हैं। राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है। यह किससे संबंधित है, तो हमारा जो चंपारण सत्याग्रह है उससे संबंधित है। कारण क्या था, तो अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेजों को क्या हुआ, इलाहाबाद के संधि के माध्यम से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों की क्या हुई, राजस्व की प्राप्ति हो गई। राजस्व का अधिकार इनको मिल जाने से ये क्या थे, एक व्यापारिक कंपनी थे, और व्यापारिक कंपनी हमेशा क्या कहती है, व्यापारिक कंपनी हमेशा उनका उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ का अर्जन करना। अब यहां पर जब इसको राजस्व का अधिकार हो गया, तो राजस्व के अधिकार होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की यहां पर राजस्व नीतियां लाई जाती है। इन्हीं राजस्व नीतियों का परिणाम यह होता है कि जो यहां पर किसान होते हैं, किसान क्या, विभिन्न यहां पर जनजाति वर्ग हो, है ना, मजदूर वर्ग हो, सभी के सभी शोषित होते हैं। ये किसान वर्गों के शोषण से संबंधित है। तो यहां पर जो इनके द्वारा भू राजस्व की नीतियां लाई जाती है, इन राजस्व नीतियों की वजह से क्या होता है, इन राजस्व नीतियों की वजह से किसानों का बड़े स्तर पर शोषण होता है। हम पढ़ेंगे यहां पर विभिन्न प्रकार की टैक्सेस लगा दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान उसको चुकता नहीं कर पाते। परिणामतः वह साहूकारों के पास जाते हैं ऋण लेने के लिए। ऋण क्यों लेते हैं, अगर ऋण ना ले और यहां पर राजस्व की चुकता ना करें तो ऐसी स्थिति में उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। तो वो साहूकारों के पास जाते थे, उनसे ऋण लेते थे और ऋण लेकर चुकता करते थे, लेकिन उत्पादन उतना नहीं होता था कि वो ऋण का ब्याज भी चुका पाए। ऐसी स्थिति में इनका शोषण किया जाता था। इन सभी मुद्दों को लेकर साथ ही साथ यहां पर विशिष्ट क्या है, नील की खेती, है ना, नील की खेती से संबंधित है। 3 कठिया प्रणाली जो थी, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जमीन, और वो भी कौन, जो सबसे ज्यादा उर्वर हो वैसे क्षेत्रों में आपको क्या करना है, नील की खेती करना है। इन सभी से शोषण हो रहा था किसानों का, जिसको लेकर राजकुमार शुक्ल कहां पहुंचते हैं, गांधी जी के पास पहुंचते हैं। पहले तो आश्रम पहुंचते हैं, वहां पर मिलते नहीं है, फिर पता लगाते हैं कहां मिलेंगे गांधी जी, तो पहुंच जाते हैं कहां, लखनऊ, है ना, वहां पर जो अधिवेशन होता है, वहीं पर बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। क्या प्रस्ताव था, क्लास में देखेंगे। और उसी से वहीं पर वो निमंत्रण देते हैं कि गांधी जी आप आए, है ना, गांधी जी आप आए और बिहार की क्या सिचुएशन है वो देखिए, है ना, बिहार की क्या सिचुएशन है वो देखिए। गांधी जी आमंत्रण स्वीकार करते हैं, आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ करते हैं और विजयी रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, 1916 में सब देखेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और ऐसे कहानी के माध्यम से मैं आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करवा दूंगा कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे इतिहास को। जिस तरीके से हम पढ़ेंगे इतिहास, भूगोल या अर्थव्यवस्था, कुछ भी हो, इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है, कैसे आपके दिमाग में सेट कर देना है। जैसे मूवी को आप नहीं भूलते, वैसे ही मेरे पढ़ाए हुए किसी भी विषय वस्तु को नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। कैसे पढ़ाना है वो मुझे सोचना है ना, मुझे पता है, मैंने इस पर रिसर्च किया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे हमारी क्लासेस होने वाली है। ठीक, क्लियर हो गया। शायद मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इतने डिटेल में नहीं चलते हैं, बस प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन है, यहां पर गलत टाइप है, यदुनंदन शर्मा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं, कौन जुड़ा हुआ था भैया।
चलिए बताइएगा, सभी लोग बताएं, सभी लोग, सभी। एक बार प्रश्न को देख लें, है ना, एक बार प्रश्न को देख लें तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। सभी का उत्तर यहां पर गलत आ रहा है, गलत, सबका उत्तर गलत है। ए वाले ध्यान दे ले, उत्तर गलत है, रुक जाएं। फिर से प्रश्न को पढ़े, पूछा क्या है, कौन जुड़ा था, कौन जुड़ा था, ये थोड़ा ना पूछ रहा है किसके नेतृत्व में स्थापित की गई। अगर ये रहता फिर होता हमारा स्वामी सहजानंद, उनके नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसमें और भी नाम है जो इससे जुड़े हुए थे, गलती नहीं करनी है। देखो बोलते ही सीधे ही पर स्थापित हो गए कि यही हो सकता है। जब दो ऑप्शन सही हो तब भी ई होगा, कोई ऑप्शन सही ना हो तब भी ई होगा। यहां पर अगर प्रश्न रहता कि बिहार किसान सभा किसके नेतृत्व में स्थापित की गई, तब होता हमारा स्वामी सहजानंद। लेकिन यहां पर देखें तो कब, वर्ष 2029 में बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी, किसके नेतृत्व में, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। लेकिन इसके साथ साथ देखें तो यहां पर कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे इससे, है ना, राहुल साकृत्यायन भी जुड़े हुए थे। उसके बाद देखें तो पंचानन शर्मा भी जुड़े हुए थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे, है ना। इसके साथ साथ बहुत सारे वामपंथी नेता थे जो इससे जुड़े हुए थे। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे। और जब एक से ज्यादा ऑप्शन सही तो सबसे मास्टर की क्या है, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया है, और देखिए, और पूछा गया है, बताइएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में, पटना में, गया में या रामगढ़ में। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या है ना। पंडित जी जैसी आवाज आ गई मेरी, बोलिए ओम शांति, इस टाइप का है ना। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए 2015 है, देखा जाए तो यहाँ पर लगभग शायद कौन सा था, कब से चेंज हुआ, ऑप्शन ई कब डाला गया मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इससे पहले यहां पर ऑप्शन ई नहीं हुआ करता था। चलिए सभी लोग बताएं। वाओ, बी डी सी तीनों वाले हैं। यहां पर आप सभी को पता हो कब की बात हो रही है, 1922 की बात हो रही है। और 1922 में देखें तो कहां हुआ था, बिहार के गया जिले में हुआ था। और यहां पर CR दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो बिहार के गया में हुआ था, CR दास के द्वारा यहां पर अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए और प्रश्नों को थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, प्रकृति हमें समझनी है, थोड़ा सा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा मैं, कोशिश यही रहेगी। लेकिन ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा ना बताए तो फिर मजा नहीं आएगा, तो ये फीलिंग जो है ना ये थोड़ा सा लेट करवा देती है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। देखिए फैक्चुअल डेटा, बिहार में सबसे ज्यादा फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं। यही चीज थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, पीसीएस का जो लेवल है ना वहां पर देखना चाहिए। तो यहां पर क्या क्या चेक कर लेते हैं, आपकी माइंड की कैपेसिटी कितनी है ये याद रखने की, ये नहीं करना चाहिए कितना फास्ट किसी सिचुएशन में रिजल्ट निकाल लेता है, ये चेक करना चाहिए। और ये चेक करता है यूपीएससी, अब यूपीपीएससी भी कर रहा है, बिहार को भी ये करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, आप कितना स्टोर रख रहे हैं ये चेक किया जाता है। तो बस यही दिखाना चाह रहा हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ताकि हम मंडे से जब क्लास प्रारंभ करें तो कोई भी दिक्कत ना हो, पढ़ने के क्रम में हम फोकसिंग पॉइंट पर ध्यान दे पाए। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, और इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सभी लोग किसके साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। गंगा शरण सिंह यहां पर थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, फूलन प्रसाद वर्मा जी थे, अब्दुल बारी जी थे, राहुल साकृत्यायन जी थे, ये सभी थे। जबकि 1934 में देखें तो 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। यह क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगर रहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तब होता 1934। क्लियर है, सब हो गए गलत,
यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पीछे की तरफ धकेल देती है। एक नंबर से जिसका छूटता है ना, सबसे बड़ा दुख उसको होता है। 5-6 नंबर से छूट जाए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एक नंबर वाले को कम से कम 15-20 दिन तो टेंशन रहती है, काश एक सही हो जाता। तो क्लियर है? अगर यहां पर रहे बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो ऑप्शन सी है 1931। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो क्या हो जाएगा 1934। क्लियर है बात? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यही शायद इतिहास से आखिरी है, अब दूसरे सब्जेक्ट पर हम टर्न करेंगे। यहां क्या पूछा गया है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे, गांधी के बारे में कह रहे हैं कि धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, और डी अंग्रेजी जानते थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं। जो नॉर्मल है उसको मैंने बहुत कम उठाया है, जो अलग अलग वीआईपी प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको मैंने ज्यादा यहां पर सम्मिलित किया। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लगाइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग लगाएं। 2015 में पूछा गया है। हाँ, शायद इसके बाद ही ऑप्शन ई जोड़ा गया था। 60वीं से जो 62वीं हुई थी ना, उसमें ऑप्शन ई को जोड़ा गया था। इससे पहले यहां पर ऑप्शन ई नहीं हुआ करता था। इसका सही उत्तर क्या है, चलिए सभी लोग बताइए। बी, सी। यहां पर देखा जाए किताबी ज्ञान नहीं है, यहां पर किताबी ज्ञान नहीं है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है। और अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो बिहार में अगर आपने पढ़ा होगा या फिर भारत में गांधी जी के आंदोलनों को, सत्याग्रहों को पढ़ा होगा तो वहां से उत्तर यहां पर निकल जाएगा, है ना। बी के साथ जा रहे, बी यानी कि एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, और सी वाले उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ए वाले भी हैं, धर्म के प्रतीक थे। ए, बी, सी तीनों जा रहे हैं। डी वाले कोई नहीं अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी तो जानते ही थे, अंग्रेजी तो जानते ही थे, लंदन से पढ़ के आए थे तो अंग्रेजी भी जानते थे, लेकिन इसके साथ कोई नहीं जा रहा। देखिए देखा जाए तो इसका सही उत्तर देखें, सही उत्तर देखें, धर्म का प्रतीक कैसे होंगे, इन्होंने सभी धर्मों को समान माना, है ना, मुस्लिमों को भी साथ में लेकर चले, हिंदुओं को भी साथ में लेकर चले, तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा। अगला क्या है, निपुण राजनीतिज्ञ थे, ऐसा देखा जाए तो ये सही इनके लिए परफेक्ट नहीं बैठता है। इनको क्या थी कि अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। क्या तरीका था भैया, अनशन, हमारी बातें मान जाओ नहीं तो भूख हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वाला जो घटना थी, इन सभी में इनको पता था। इन्होंने अफ्रीका में भी अंग्रेजों को हराया था, है ना, अफ्रीका में भी अंग्रेजों को हराया था, और भारत में आते आते बैक टू बैक हैट्रिक इन्होंने लगा दिया। इसलिए सबको यह विश्वास था कि गांधी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेजों को हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हराने का तरीका पता है। क्या क्या तरीका है, गांधी जी जब आप पढ़ेंगे ना इतिहास में तो उनके बारे में सारी चीजें हैं, है ना। उनके कौन कौन से हथियार थे, संघर्ष, विराम संघर्ष। क्या करते थे कि एक बार संघर्ष करो, कुछ समय के लिए रेस्ट ले लो, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी संघर्ष लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे तैयारी के दौरान धीरे धीरे आप डिमोटिवेट होते जाते हैं, है ना, तो हर हफ्ते हर दिन आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए क्लास जरूरी होता है, टीचर जरूरी होता है जो प्रतिदिन आपको मोटिवेट करे। अगर बिना क्लास टीचर के आप इतिहास को ही लगातार आप किताब पढ़ते रहे, एक समय आएगा कि डिमोटिवेशन आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। गांधी जी ये अच्छे से जानते थे कि कोई भी अगर हम संघर्ष प्रारंभ कर रहे हैं, आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं, तो लगातार अगर चलते रहे तो उसमें शिथिलता आएगी, लोगों का मन होगा, भटकाव होगा, लोग धीरे धीरे उससे हटेंगे। तो जैसे देखते थे कि अब, है ना, हर चीज का क्या होता है, एक पीक होता है और पीक से फिर डाउन होता है। वो देखते थे, आंदोलन प्रारंभ किए, लोगों में अभी क्या है, उत्सुकता इसके प्रति। जब देखने लगे कि भैया डाउन होने लगा, संघर्ष समाप्त, ये लो विराम, रेस्ट कर लो, इससे क्या हुआ, लोगों के मन में जो शिथिलता आती थी ये नहीं आती थी। तो इनके पास बहुत सारे हथियार थे। इस आधार पर देखें तो इसका ऑप्शन सी है। अंग्रेजी तो जानते ही थे, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में प्रचलित मान्यता क्या थी,
तो क्या थी कि अंग्रेजों को गांधी जी ही हरा सकते हैं, भले ही गन नहीं रखते लेकिन उसका लाठी जो है ना वो तोप से भी ज्यादा घातक है, इसलिए सभी ने बिहार में क्या हुआ, इसका समर्थन किया। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, फिर डिटेल में चला गया ना चलिए अगला प्रश्न ये शायद आपका हो जाएगा, भूगोल से है। ये प्रश्न जो है भूगोल से है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में लगभग 80% बच्चे गलती करके गए, लेकिन जब ये प्रश्न पूछ लिया गया उसके बाद हर जिले के साथ कौन कौन सा जिला का बाउंड्री लगता है सबने रट लिया, उसके बाद से किसी की गलती नहीं हुई। देखिए क्या प्रश्न है, कोई सोच भी नहीं सकता था। 2018 में प्रश्न था, है ना, और पूछा कि जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों के साथ सीमाबद्ध था। कई सारे लोग यहां पर गलत कर दिए, भैया एक एक का तो डिफरेंस है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, थोड़ा 2-4 का डिफरेंस कोई ना पड़ा हो फिर भी अंदाजा लगा सकता है कि पटना का जो आकृति है ऐसे है ना, इतनी यहां पर लंबी आकृति देखने को मिलती है, अर्थात क्या है इसमें बहुत सारे होंगे जिले। अब इसमें एक एक का डिफरेंस है तो कोई क्या लगाए, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक बार शायद मेरे पास मैप हो तो मैं दिखाता हूं, वहीं पर आपको गिनती करवा देता हूं, है ना, वेट कीजिएगा। चलिए गूगल से ही सर्च कर लेते हैं। देखिए ये है, ये हमने एक बिहार का खोल लिया, किसी एक पिक्चर को हम खोल लेते हैं। अब देखिए बात किसकी हो रही है, पटना की हो रही है, और पटना की आकृति देखिए तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसको बड़ा कर दूं या हो जाएगा इतने में, बड़ा कर दूं। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके इसको बड़ा कर देते हैं। कुछ समय लगेगा, बस अच्छे से हम देख पाएंगे। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस मुझे यही दिखाना है, और इसके लिए बस आ गया, ये रहा। देखिएगा ये है बिहार, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब क्या करना है, गिनती कर लेना भैया, बिहार कुछ भी पूछ सकता है ना। ये बिहार का पिक्चर है, और यहाँ पर देखिए अगर हम पटना की बात करें तो पटना को मैं लाल से यहाँ पर कलर कर रहा हूँ, देखिएगा, है ना। ये है हमारा पटना, पटना की आकृति ये है। अब इसमें एक एक डिफरेंस दे रखा था, तो उसमें हमें ये चीज़ करना कि क्या क्या है ये समझ में नहीं आया। तो देखिएगा कहाँ कहाँ से है। सबसे पहला इधर से हमें स्टार्ट करते हैं, भोजपुर है, दूसरा सारण, तीसरा वैशाली, चौथा यहाँ पर समस्तीपुर लग जाता है, पांचवा बेगूसराय, छठा लखीसराय, यहाँ पर देखिएगा शेखपुरा नहीं लगता, सातवां क्या है नालंदा, आठवां क्या है जहानाबाद, और नौवां है अरवल, यानी कि 9 लगते हैं। जिनका ध्यान में अगर रहा शेखपुरा, तो शेखपुरा यहाँ नहीं लगता है। यहीं पर नालंदा जो है ये सीधे कहाँ चला जाता है, तो सीधे इस जिले से लग जाता है ना, लखीसराय से लग जाता है, शेखपुरा नहीं लगता। अर्थात 9 यहां पर जिले जो हैं वो पटना से लगते हैं। 99 कौन है भैया 99 कौन है, 9 है, 2 बार 9 कर देने से 99। इतना तो बिहार में जिले भी नहीं है, 38 जिले हैं जिसे 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे, है ना। इसके बाद क्या प्रश्न पूछ लेता है, तो यहां पर क्या है, उत्तर में क्या है हमारा नेपाल है ना, इधर क्या है वेस्ट बंगाल है, इधर क्या है नीचे दक्षिण में झारखंड है, और इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में वेस्ट बंगाल है। अब ये भी पूछ लेता है
एक साल क्या पूछा था कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं, तो देख लीजिए यहां से वेस्ट बंगाल लगता है, ईस्ट चंपारण, है ना, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इतने जिले लगते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले लग जाते हैं नेपाल से। तो बाकी और भी तो पूछेगा, झारखंड से कितने लगते हैं, उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं, वेस्ट बंगाल से कितने लगते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे प्रश्न यहां से पूछे जाते रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यह समझ में आ गया कितना था? 9, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही उत्तर था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? क्या पूछ रहा है? उत्तर पश्चिमी भाग। फिर से मैप पर आते हैं, पहले ऑप्शन देख ले। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर का पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले उत्तर दे लीजिए। तो इसका उत्तर पश्चिमी भाग किसके द्वारा घिरा हुआ है? उत्तर दे लीजिए, फिर हम आते हैं मैप पर। सभी लोग आए। ये पहाड़ी में ए छोड़ दिए ना आप, तो ये क्या हो गया? पहाड़ी हो गया। वहीं मैं सोचूं ये कौन सा शब्द है। अब पहाड़ी में अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे PHADI, ये हो गया पहाड़ी। लिखा इन्होंने क्या था? PHADI, ये क्या हो गया? पहाड़ी। अब मैं सोच रहा हूं ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर सोचा कि अरे पहाड़ी है। ठीक है, चलिए सभी लोग एक साथ जा रहे हैं, सही बात है ना। अगर हम देखें बिहार की, तो बिहार की ये क्या है? संरचना है। पूछ के रहा है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अर्थात ये क्षेत्र जो है वो किससे घिरा हुआ है? तो आप सभी को पता होगा इतने एरिया में यहां पर क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी है, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं यहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी है और इससे क्या हुआ है? हमारा बिहार घिरा हुआ है। क्लियर है बात? आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? फिर वही मैप से पूछा गया है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? चलिए बताएं फटाफट फटाफट। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ACD। सब आ रहे हैं, ACD सब आ रहे हैं, ACD। देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर। ठीक है, अब फिर आते हैं उसी मैप पर। सबसे पूर्वी भाग में देखें तो ये क्या है? हमारा पूर्वी है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देखिए यहां पर क्या क्या है? भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया, है ना। भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। भागलपुर, पटना और यहां पर है कटिहार, पूर्णिया। यहां पर देखें तो सबसे इधर क्या है? सबसे यहां देखें तो किशनगंज है, ऑप्शन में हमारा नहीं है ना। पूर्णिया यहां पर देखें और कटिहार की बात करें तो सबसे अंत में देखेंगे। यहां से अगर ये लाइन डालते हैं, ये क्या हो गया? सबसे पूर्व वाला तो किशनगंज हमारा आता है, किशनगंज यहां पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो अगला बॉर्डर हमारा यहां से लगेगा, अर्थात उसके बाद सबसे पूर्वी और क्या है? हमारा कटिहार है। पूर्णिया उसके बाद है, पूर्णिया की लाइन डालेंगे तो हमारा यहां आएगा, है ना। तो यहां पर देखिए उत्तर क्या होगा? हमारा कटिहार होगा। और कटिहार कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी में था। अगर यहां पर निम्नलिखित हटा दिया जाता, यहां पर निम्नलिखित हटा दिया जाता और पूछा जाता कि बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा शहर है, तब उत्तर क्या होता? ऑप्शन ई भी होता यहां पर। फिर क्या होता? ऑप्शन ई भी इसमें लगा दिया जाए और निम्नलिखित हटा के क्या कर दिया जाए कि बिहार का सबसे पूर्वोत्तर भाग कौन सा है, तब उत्तर क्या होता? लिख के कमेंट कीजिए, लिख के कमेंट कीजिए, क्या होता उत्तर? प्रश्न ऐसे भी तो पूछे जाएंगे। कोई भी हम टॉपिक करेंगे तो उसमें कितनी प्रकार से प्रश्न पूछी जा सकती है, सबकी चर्चा करेंगे। चलिए सही उत्तर आया यहां पर, मेहताब जी का उत्तर सही है। उसके बाद ऋषि जी ने उत्तर दिया है, सबने दिया है यहां पर किशनगंज।
हाँ, ऑप्शन में भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ई भी हो तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा ऐसी स्थिति में। प्रीति जी ने दिया, उसके बाद शशांक जी ने दिया, अंकित जी ने दिया, अब इतना तेज से आएगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। उसके बाद नूपुर सैनी जी ने दिया, सुचिता जी ने दिया है, बहुत सारे लोग हैं, मिथुन जी हैं, तो सबके उत्तर यहां पर सही आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है ना, ये पूछ लिया। अब पूछ ले कि सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा जिला है, तो सबसे पश्चिम में क्या होगा? ऑप्शन में हमारा क्या है? वेस्ट चंपारण भी हो और यहां पर क्या हो? कटिहार भी हो, सॉरी कैमूर, कटिहार तो उधर चला गया, यहां पर क्या है? कैमूर। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? कैमूर। सबसे उत्तर की बात करें तो सबसे उत्तर में कौन सा है? अगर पैमाना हम तान दें तो या तो जमुई आएगा या क्या आएगा? गया आएगा। तो इन सब में देखें तो सबसे उत्तर में हमारा क्या हो जाता है? जमुई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें सबसे कहां, सॉरी दक्षिण की बात करें, सबसे उत्तर में देखें तो सबसे उत्तर में हमारा वेस्ट चंपारण हो जाएगा। क्लियर है बात? तो कुछ भी यहां पर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यह है जनसांख्यिकी, है ना, बिहार की जनसांख्यिकी से पूछा गया प्रश्न है। नहीं, हाँ, जनसांख्यिकी नहीं है, यह अर्थव्यवस्था है। देखिएगा क्या, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि ऑप्शन यहां पर क्या दिया है? पहला रीजन दिया है, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। दूसरा है, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। तीसरा है, बिहार की कृषि जलवायविक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। चौथा है, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारोनुकूल वातावरण का अभाव। इसके आधार पर यहां पर आपका ऑप्शन है ना, यहां पर आपका ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। क्यों बिहार क्यों गरीब है? बिहार क्यों गरीब है, इसका सही उत्तर बताइएगा। बिहार क्यों गरीब है? ऑप्शन आपके सामने है, उसके आधार पर आप लोग इसका उत्तर दीजिए। एक बार देखना है सही से, उसके बाद देना है। चलिए सभी लोग बताएं। सी और डी, सी, कुछ लोग सी जा रहे हैं, कुछ लोग डी जा रहे हैं। देखिएगा, एक एक ऑप्शन पर हम गौर करते हैं। सबसे पहला, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। ये देखा जाए स्टेटमेंट, तो अगर हम 2000 पहले से तुलना करें, जब झारखंड बिहार का भाग हुआ करता था, तब के हिसाब से ये गलत हो जाता। लेकिन जब बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो उसका लगभग 90 से 95% जो खनिज संसाधन थे वो झारखंड में चले गए, और बिहार का जो ये दक्षिण वाले कुछ क्षेत्र है यहीं पर थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। अर्थात पहला स्टेटमेंट क्या है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, ये हमारा सही स्टेटमेंट हो जाता है। अगला देखिए, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। प्रजनन दर में तो हम बहुत ही आगे हैं, बहुत तेजी से हम यहाँ पर बढ़ोतरी करते हैं। इतनी बढ़ोतरी कर लिए हैं, है ना, कि जनसंख्या घनत्व तो आप देख पा रहे होंगे कितना है ना। तो देखा जाए ये भी क्या है, हमारा स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, बिहार की कृषि जलवायविक दशाएं नितांत प्रतिकूल है, ये सही नहीं है। जो जलवायु है, जलवायु के अकॉर्डिंग प्रारंभ से ही देखे, प्राचीन काल से ही देखे, जो खेती होते चली आ रही है बिहार वाले क्षेत्र में, तो जलवायु के अनुकूल ही होती चली आ रही है ना। कुछ क्षेत्र है मॉनसून आधारित, लेकिन अधिकतम हम देखें तो यहाँ पर जो नदी जल परियोजनाएं हैं, है ना, नहर योजनाएं हैं, उन सभी के माध्यम से बिहार में बड़े स्तर पर नहर बनाए गए हैं, और उन नहरों के माध्यम से अधिकतर क्षेत्रों को हम सिंचित क्षेत्रों में तब्दील कर पाए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है तीसरा हमारा गलत हो जाता है। अगला, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारोनुकूल वातावरण का अभाव है। जब का ये क्वेश्चन था तब ये क्या था, तब ये सही था, लेकिन अभी देखें तो अभी क्या है, अभी तो ढांचागत सुविधा है, रोड तो हर जगह बन चुकी है, कनेक्टिविटी यहाँ पर बन
बन चुका है ना। व्यापार की बात करें तो व्यापार भी वहां पर अब हो रहे हैं, बड़े स्तर पर व्यापार भी यहां पर हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट देखें तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अभाव है, ये देखें तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 हमारे गलत हो गए और 2 हमारे सही हो गए। तो कौन 1 और 2 सही है, इस आधार पर देखें तो अभी के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्लियर है ये बात? जो भी डेटा मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट के वेबसाइट का ही डेटा है ना। तो सारी चीजें हम देखेंगे, जो भी हम टॉपिक करेंगे करेंट है ना, आज तक का सारी चीजों के साथ करेंगे। और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो करेंट पर ही आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मैं रिसोर्स भी बता दूंगा कि कहाँ से आप सभी को पढ़ना है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा, आप भी वहां पर ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी पढ़ रहे हैं और अगले साल या अगले साल आप उसको ना पढ़ें, एग्जाम ना दें। जब भी एग्जाम देने जाएंगे करंट डेटा आपके पास होना चाहिए। कहां से मिलेगा, पूरा सोर्स में दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण है ना, जैसे भारत का होता है वैसे ही बिहार का भी आर्थिक सर्वेक्षण हर राज्यों का अब होता है। तो प्रश्न उसी से है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए है 2004-05, बी है 6-7, सी है 2008-09, डी है 2009-10 या फिर ऑप्शन ई 2018 में पूछा गया है प्रश्न। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में कब प्रारंभ हुआ, किस वित्तीय वर्ष से पहली बार प्रकाशन इसका हुआ था। सही उत्तर बताएं, सही उत्तर बताएं। चलिए अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी वाले भी हैं, सभी लोग बताएं। ए बी ई भी आ गए, वाह। अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006-07 में पहली बार बिहार के द्वारा जो 2006-07 का वित्तीय वर्ष था इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण यहां पर प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, तो सुशील कुमार मोदी का आपने नाम सुना होगा। सुशील कुमार मोदी की बात करें तो तत्कालीन यानी कि उस समय यहां के राज्य वित्त मंत्री हुआ करते थे, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी थे। तो उप मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे राज्य के, और इन्हीं के द्वारा पहली बार बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया और तब से जारी है। तो 2006-07 में पहला हो गया। अब प्रश्न कभी कभी पूछ ले है ना, करेंट का पूछ ले, मान लीजिए 2020 है ना, 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये बिहार का कौन सा नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है, तो यहां से डिवाइड माइनस करके आप कभी भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो बेस याद रखिएगा 2006-07। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, अब समाप्ति के कगार पर ही है। इसके बाद से और 6 क्वेश्चन है, वो देख के हम समाप्त कर देंगे। चलिए अब करंट पर बात करते हैं, करंट से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जीविका आज भी है ना, बिहार में चलती है। तो जीविका जो है बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। जो जीविका है बिहार सरकार की एक पहल है, क्यों चलाई गई है। बहुत सारे योजनाएं हम करेंगे बिहार से संबंधित, एक एक योजनाओं को मैं कराऊंगा और वहीं से यह प्रश्न है। तो जीविका किससे संबंधित है, रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से या फिर ऑप्शन ई। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताएं इसका उत्तर। ई डी सबसे ज्यादा यही उत्तर आया। ए वाले भी हैं, डी वाले भी हैं, ई वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, ए वाले भी हैं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी का भी उत्तर यहां पर सही नहीं आया। जो यहां पर देखा जाए, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन करने हेतु यहां पर जीविका प्रारंभ किया गया है ना। तो मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, इसका संबंध किससे, गरीबी उन्मूलन से। गरीबी उन्मूलन होगा
तो वित्तीय समावेश हो पाएगा, रोजगार का सृजन यहां पर हो पाएगा। लेकिन देखा जाए तो संबंध पूछ रहा है, संबंध क्या होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन। और इसकी बात करें तो वर्तमान में जितनी भी जिला है, कितनी जिला है, 38 जिला है, 38 जिलों में ये कार्यरत हैं। मेरे गांव में भी है, जीविका वाले आते हैं और अपनी योजनाओं को चलाते हैं। इसके माध्यम से इसमें देखें तो सबसे ज्यादा यहां पर महिलाएं जुड़ी हुई है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है। तो किससे संबंधित है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। ये बात याद है, समझ में आ गई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए कमेंट आप लोग करते रहें। चलिए ये प्रश्न है 2018 में पूछा गया, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, या फिर ऑप्शन ई। सही उत्तर क्या होगा बताएं, सही उत्तर क्या होगा बताएं। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं, सभी लोग कमेंट करें। फील आनी चाहिए कि हम बैच में हैं, ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं फटाफट आप बोल सकते हैं यहाँ पर, यही तो सुविधा दी गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लाइव ऑफलाइन बैच। फीलिंग ऑफलाइन की, लेकिन बैच हम लाइव ज्वाइन किए हैं। चलिए पूछा क्या जा रहा है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है और यहां पर कुछ प्रकार दिए गए हैं, पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, अधिकतर लोग सी, बी, डी इन सभी के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी के साथ जा रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, आपने पढ़ा है कि बिहार देखें तो बिहार पूर्णतः कहाँ बसा हुआ है, मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ है ना। बिहार पूरा मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ है, ठीक। अगर बिहार की संरचना देखें तो इस प्रकार से है बिहार की संरचना, बीचों बीच से क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है ना। इसके साथ ही बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में जाकर गंगा से मिलती है, ठीक। अब यहां पर देखा जाए पहाड़ी की अगर बात करें तो थोड़ी पहाड़ी यहां है और थोड़ी पहाड़ी हमारी यहां पर पठारी क्षेत्र है। प्रश्न क्या पूछा गया है, खुद से मिलाना है ना, सभी का उत्तर यहां पर गलत है। पहाड़ी मिट्टी से, पहाड़ी मिट्टी कहां से पाया जाएगा, पहाड़ी में ये है नहीं, थोड़ी सी यहां पर पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, थोड़ी यहां पर तराई मिट्टी पाई जाती है, किनारों पर पतली सी 5 से 7 किलोमीटर परत होता है। उसके बाद यहां पर बात कर रहे हैं कछारी मिट्टी, है ना। यहां पर देखें तो नदियों द्वारा जितनी भी मिट्टियां लाई गई हैं, जितनी भी नदी है जब भी चलती है तो अपने अगल बगल में कटाव करते हुए चलती है। और देखा जाए तो इन्हीं नदियों के द्वारा जो कटाव होता है ना, इन कटावों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसी को बिहार के इस क्षेत्र में ये नदी अपने बगल में डालेगी, ये नदी अपने बगल में डालेगी और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है ये भी अपने बगल में डालेगी। तो बिहार में देखिए सबसे ज्यादा लगभग 70 से 80% जो क्षेत्र है वो कौन सा है, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 90% तक है। लेकिन मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, इसी को हम कछारी मिट्टी भी कह लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो कछारी मिट्टी से घिरा हुआ है, अधिकांश क्षेत्र। ये बात समझ में आई। अगर दिमाग में आता कि मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, बहुत सारी नदियां यहां पर है, सीधे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो दिमाग अभी आप लोगों का बहुत बंद है, बहुत खोलना पड़ेगा मुझे, है ना, बहुत खोलना पड़ेगा, ठीक। जलोढ़ मिट्टी दिया होता तो सब कोई नहीं लगा देता इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सन बैराज परियोजना या फिर गंडक परियोजना। सही उत्तर क्या है, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। सही उत्तर क्या होगा बताएं। चलिए सभी लोग उत्तर दें। परियोजनाएं हैं
और यहाँ पर सिंचाई जब हम करेंगे, है ना, टॉपिक है हमारा कृषि एवं सिंचाई, तो सिंचाई से संबंधित ये प्रश्न है। वहाँ पर 3 परियोजनाएं हैं बिहार से संबंधित, उसी परियोजनाओं में से एक ये प्रश्न पूछा गया है। अब कौन सी परियोजना है वो आपको बतानी है। चलिए, DAC सब उत्तर आ रहे हैं, मतलब आप लोगों ने कभी भी बिहार को नहीं पढ़ा है ना। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तभी हमसे जुड़े हैं, और पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। पढ़ने के बाद कभी ये CDA कभी आएगा नहीं, जो सही होगा वही आएगा। और ऑप्शन देखें तो इसका क्या हो जाएगा, अब खुद से सोच सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए ये बिहार हो गया, है ना, बीच से गंगा नदी निकल गई, यहाँ से आती है गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो इस पर जो परियोजना बनाई गई है उसे हम बोलते हैं गंडक परियोजना। और ये 2 राज्यों के सम्मिलित रूप से बनाया गया है। कौन कौन से, बिहार और उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में इसका लाभ नेपाल भी लेता है, वर्तमान समय में इसका लाभ नेपाल भी लेता है। और इसी से 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर कौन सी है, तिरहुत नहर, और दूसरे को हम बोलते हैं सारण नहर। इधर चली जाती है तिरहुत नहर, इधर आती है सारण नहर, ठीक है। तो यहां पर देखें तो 2 नहरें निकलती है और इससे क्या होता है, सिंचाई की जाती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, है ना। बहुत कम लोगों का यहां पर ऑप्शन डी था, बी वाले बहुत सारे थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी की बात करें तो बिहार का जो ये वाला क्षेत्र है यहां पर कोसी नदी है ना। 7 धाराओं में निकलती है, कहां से, नेपाल से। उसके बाद से जब ये धाराएं मिल जाती है उसको हम कोसी नदी कह लेते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए, यह है डेमोग्राफी से, इसको बताइएगा। प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। कोरोना आ गया, नहीं तो अब तक क्या होता, जनगणना चल रहा होता, अब डेटा आने ही वाला होता। लेकिन यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा लेट से आएगा, कोरोना की वजह से ये बाधित हो चुकी है। हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, तो सबसे लास्ट डेटा हमारे पास है वो क्या है, 2011 की है। तो प्रश्न अभी भी उसी से आएगा। जब 2021 का आएगा भैया, इतनी डेटा चेंज होगी, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना रटना पड़ेगा कि 1 से 2 दिन तो वो आपका ले लेगा। चलिए, सभी लोग किसके साथ, बी के साथ जा रहे हैं। क्या पूछ रहा है, बिहार में लिंगानुपात। और बिहार में लिंगानुपात की बात करें तो सभी लोग BCA, वाह, मुझे लगा था सभी लोग सही जाएंगे, BCA के साथ जा रहे हैं। यहां पर सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए और बताइए। और लग रहा है आप लोग 0 हैं। आपका क्या होगा जनाबे अली, है ना। थोड़ा मैं गाना भी गा लेता हूँ, क्लास में एंटरटेन करते रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब तेरा क्या होगा कालिया, गब्बर देखे है ना। चलिए, अब सबके सही हो गए। अब 1-2 ऑप्शन गलत है, बाकी अब सही जा रहे हैं। चलिए, एक कमेंट क्या आया, थोड़ा सा बड़ा था, मैं पढ़ नहीं पाया। जूम पर पढ़ाए तब क्लास वाला माहौल होगी सर। देखिए, जूम पे पढ़ाने से पता है क्या होगा, जूम पे पढ़ाऊँ ना तो आपने स्कूल वाला देखा होगा, जब भी बच्चे पढ़ते हैं, भैया आप अपना माइक बंद कीजिए, भैया आप अपना माइक बंद कीजिए, भैया आप अपना माइक बंद कीजिए। यही करते करते आधे 1 घंटे गुजर जाएंगे और हमारी क्लासेस नहीं हो पाएगी। बहुत सारे बैच हमने चला के देखा है जूम पर, तो माहौल जो है ना वो नर्सरी क्लास के बच्चों का हो जाता है। इसलिए हम यूट्यूब पर आए हैं। आप अपने समस्या को कमेंट कर सकते हैं, समाधान देने के लिए हम हैं। लेकिन बोलने की अगर अनुमति दे दें, सभी एक साथ हो तो अकेले अकेले कोई बोल सकता है, क्लास में हो तो सभी अलग अलग बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी किसी को नहीं पता कि कोई बोल रहा है, सभी एक साथ बोलेंगे तो यहाँ पर म्यूट करवाते करवाते आधे घंटे चले जाते हैं। इसलिए एप्लीकेशन पे मैं नहीं करवा रहा। हमारी भी इच्छा है कि एप्लीकेशन पे ही करवाऊं, लेकिन समस्या आप लोगों को आएगी। इसलिए आसानी के लिए इसमें क्या है, लिंक आपके पास गई, क्लिक किए, सीधे जुड़ गए क्लास से। आपके हर एक कमेंट को पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी का कमेंट ना पढ़ूं तो आप इस पर शिकायत भी कर सकते हैं, शिकायत को मैं सुनूंगा भी। इसलिए ये वाला जो है ना, हम यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। क्लियर है बात, समझ गए। वहां करे और यहां करे, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है डिफरेंस, ये समझ पाएंगे।
बिहार स्पेशल में जिला को भी पढ़ाएंगे, हर एक चीज पढ़ाऊंगा। जब आप देखेंगे ना बिहार का जो एग्जाम अगली बार आप देने जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा बिहार से रिलेटेड जिससे आप परिचित ना हो। एक आध जो है डेटा से संबंधित जो आप नहीं देखेंगे या करंट से रिलेटेड होगा वो मैं नहीं कराऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी जब एग्जाम होगा तो उससे संबंधित जो करंट होगा मैं वीडियो जारी कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे चाहे जिला से पूछ ले, किस जिले से कौन सा बाउंड्री लगता है, यहां तक हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस जो मैं कहता हूं वो आप लोग करते चलिए, बिहार में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर बात कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन और है, इसको समाप्त कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमारा सही उत्तर है 918 है। ठीक है, 2011 के अनुसार लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 918। इस हिसाब से देखें तो हमारे पास 82 ऐसे पुरुष हो जाते हैं जिनके लिए पत्नी बनाई ही नहीं गई है। उनका काम कैसे होगा, वो वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो कई सारे लोगों का यहाँ पर विवाह नहीं होता। इसकी पूर्ति कौन करता है, तो फायदा ये देखिए, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर नेपाल है ना। तो यहाँ जो 82 बचे हुए ना, इनके मन में लड्डू फूटता है कि तुम लोग बिहारी ला रहे हो, हम नेपाली लेके आएंगे, विदेशी लेके आएंगे। तो नेपाल में जाते हैं और विवाह करके यहाँ से पत्नी लेके आते हैं। क्लियर है बात। तो इस चीज पर ध्यान देनी है। और इसमें देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, गोपालगंज का है। 1000 पुरुषों, अगर पुरुषों की बात करें तो महिलाओं की संख्या 1000 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर किसी को नेपाल की बीबी नहीं मिलेगी। कुछ भूटान भी यहीं से चले जाओ भैया, वहां से लेके आओ, है ना। लेकिन भूटान के साथ हमारा वो रिलेशन नहीं है जो नेपाल के साथ है। कल्चर यहाँ पर बहुत सेम है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे बिहार के आर्ट एंड कल्चर में, कैसे हम लोग वहाँ पर कैसे कैसे संबंध रखते हैं, वैवाहिक संबंध होता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न उसी से है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। किशनगंज में, अररिया में, मधेपुरा में, खगड़िया में या फिर किसी में नहीं। 2016 में पूछा गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। यानी कि 2001 की जो जनगणना थी और 2011 की जनगणना थी, तो इसमें हम देखते हैं क्या, जनसंख्या देखते हैं। तो सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो इनमें से किस जिले में हुआ, जल्दी से आप लोग उत्तर बताएं। जल्दी सही उत्तर बताएं। आज ये पता लग जा रही है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, बिहार को कितना समझा है और कितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते हैं। अगर सुधार नहीं किए तो भैया यही होने वाला है ना, नेपाली भी नहीं मिलेगी। ठीक बात है ना। A, B, C सब आ रहे हैं। इसका सही उत्तर देखें तो सबसे ज्यादा, है ना, ये क्या है, जब भी अब मान लीजिए 2021 वाला आएगा, भले ही थोड़ा लेट से आए, लेकिन 2021 का आएगा तो हमें कंपेयरिंग करना पड़ेगा कि किस जिले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, किस जिले में सबसे कम वृद्धि हुई, आप किस जिले में रहते हैं वहां पर वृद्धि दर क्या है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। यहां पर देखें तो इस समय सबसे रिकॉर्ड तोड़ जो जनसंख्या वृद्धि हुई ना, वो मधेपुरा में हुई। 31.2%, 31.2% की दर से वृद्धि हुई। ठीक है ना, 31.2% जितनी जनसंख्या थी उसका इतना प्रतिशत भाग बढ़ गया। क्लियर। तो इसका ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 और प्रश्न है, उसके बाद जितनी भी डाउट होगी मन में वो सभी पूछ लीजिएगा, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न, बिहार का अद्वितीय त्योहार है। दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा 2015 में पूछा गया है। और इसका उत्तर जो ना दें वो बिहार का अस्थाई निवासी कहलाने लायक नहीं है। बिहार क्या, ये अमेरिकन से भी पूछे ना, दिल्ली में रहने वालों से भी पूछे, वो भी इसका सही उत्तर बताएगा। तो ये बहुत इजी भी प्रश्न पूछता है, बहुत फैक्चुअल डेटा वाला प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें भी गलती आ रहे हैं, शायद वो थोड़ा पीछे चल रहे हो और पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, लेकिन पिछले प्रश्न का भी उत्तर हमारा सी था, इनका बी था, अर्थात गलत।
इसका सही उत्तर क्या है? अद्वितीय त्योहार माना गया है किसको? छठ को। छठ पूजा को दिवाली के 6 दिन बाद होती है ना? दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा होती है। तो त्योहारों में पूरे डिटेल में देखेंगे कब ये त्योहार होती है, कब शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें मान्यताएं हैं, लोग क्या क्या करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न के साथ हम सेशन को समाप्त करेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों को सुनने के पश्चात ये देखिएगा, ये भी दिखाने का मैंने प्रयास किया है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? अब बिहार में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखेंगे, उसके बाद रेलवे ट्रैक कितने हैं, है ना, कहाँ का सेंटर कहाँ पर है, कहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है, इन सब की चर्चा करेंगे। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। 2016 में पूछा गया है। अभी के अकॉर्डिंग क्या होगा? आज के अकॉर्डिंग 2021 में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये चाहिए। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? यही नेशनल हाईवे है जो मेरे गांव से होकर गुजरता है। ठीक है, तो अगर ये पकड़ के पहुंचते हैं तो मेरे घर पहुंच सकते हैं। चलिए सभी लोग उत्तर बताएं कौन सा है। ए बी सी तीनों जा रहे हैं, ए बी सी तीनों जा रहे हैं, तीनों के साथ नहीं जाना है। ये प्रश्न 2021 में पूछा जाता है, तब इसका उत्तर क्या होगा? 2016 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तब उत्तर क्या होगा? एक ही उत्तर यहां पर गुड़िया जी का सही उत्तर आया है, बाकी सभी लोग गलत जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा नेशनल हाईवे के जो नंबर्स हैं वो चेंज कर दिया गया है। जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन सभी का नंबर क्या कर दिया है? चेंज कर दिया गया है। उस समय के हिसाब से इसका क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85 NH 85 मेरे गांव से होकर जाती है, और छपरा से सिवान जाती है, फिर थावे होकर गोपालगंज को जोड़ देती है ना, ये चीज था। लेकिन आज वर्तमान में इस NH 85 का कितना नंबर है ये बताइए आप। NH 85 का कितना नंबर है ये बताइए। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर। परिवहन हमारा एक चैप्टर है ना, परिवहन एक चैप्टर है, उसमें ये सारे टॉपिक पढ़ना है। तो जितने भी हैं सारे NS में करवाऊंगा। पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, वो सारी हम चर्चा करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ऑप्शन ई इसका सही होता 2021 के हिसाब से। 2016 में जब पूछा गया तब ऑप्शन सी सही था, और वर्तमान में इसका नंबर कर दिया गया है 531, है ना, 531। अर्थात NH 531 जो है वो किसको? छपरा को गोपालगंज से जोड़ती है, सिवान होके जाती है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है बात? तो करंट डेटा के साथ अपडेट रहना है, पुराने डेटा पर नहीं तो गलती हो जाएगी। सभी लोगों ने यहां पर गलती किया था। चलिए आपका घर हाजीपुर है, तो आपके घर में ये नहीं जाएगा, है ना। प्रारंभ कहां से होता है? छपरा से, है ना। छपरा से प्रारंभ होगा, छपरा से ऐसे सिवान जाएगा, सिवान से ऐसे मुड़ के गोपालगंज चला जाता है। कौन कौन हाईवे से ये जुड़ता है उन सब की भी चर्चा हम करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये NH 531 है, सबके नाम परिवर्तित हुए हैं। तो ये प्रश्न थे, और इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने आप सभी को ये समझाने का प्रयास किया कि देख लीजिए भैया, प्रश्न जो है इस प्रकार से आते हैं। अब जो भी हम तैयारी करेंगे, मेंस तो हमने देखा था कल की कक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने यहां पर देख लिया, है ना। तो सारी चीजें हो गई। चलिए सभी लोगों को जिला बताने की इच्छा है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कौन कहां से जुड़ा हुआ है। एक बार क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा सब, कौन किस जिले से जुड़े हुए हैं।